नमस्कार, आप सब लोगों का भारतीय राजपूत क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, चालू करते हैं। मैंने पहले वीडियोज़ में भी कहा है, इस वाले वीडियो में भी कह रही हूँ कि ये सारे सिर्फ़ स्कूली कक्षाओं के लिए नहीं है कि सिर्फ़ स्कूल के बच्चे ही पढ़ें ये सारी चीज़ें। ये सारी नोट्स आपको सीजीपीएससी, व्यापम की सभी परीक्षाएँ, छत्तीसगढ़ में जो भी प्रारंभिक परीक्षाएँ होती हैं, है ना? एग्ज़ाम होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उसमें भी काम आएँगी। तो पहले मेरा सजेशन यही है कि पहले आप इससे पढ़ना चालू कीजिए और फिर आप मेंस की मतलब आगे पढ़ाई हार्ड वाली चालू पहले बेस बना लीजिए, बेस के बाद फिर आप उसके आगे के आइटम्स पढ़ना चालू कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। पिछले पार्ट में क्या पढ़ा है? पिछले पार्ट में आपने पढ़ा है किसके बारे में? ब्रिटिश शासन की नीतियों, ब्रिटिश शासन की नीतियों के बारे में पढ़ा है कि भारत जनजीवन अन्य शिक्षा, दस्तकारी, शिल्प आदि क्षेत्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण सन 1765 से 1856 के बीच भारत के विरोध में बहुत सारे विरोध हुए, सब अलग-अलग तरह के लोगों ने किए। इनमें से सन्यासी, पोलीगर, मोपला का विद्रोह प्रमुख है। कहाँ के विद्रोह प्रमुख है? मोपला के विद्रोह प्रमुख है, ये सारी जगहों के। ये विद्रोह असंगठित एवं सीमांत क्षेत्रों में थे। असंगठित थे, लेकिन एक सीमित क्षेत्रों में ही थे, हर जगह फैले नहीं थे। अंग्रेजों की शक्तिशाली सेना द्वारा इन्हें आसानी से कुचल दिया गया था। 1857 में जो विद्रोह हुआ वह नियोजित एवं व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। 1857 में जो विद्रोह हुआ था, है ना, वो एक नियोजित तरीके से, प्लान्ड तरीके से एक बड़े पैमाने पे फैला हुआ था। इसमें ज्यादातर कारीगर थे, जमींदार थे और पुराने रजवाड़ों के नवाब आदि वर्गों के लोग भी शामिल इस शासन की नीतियों से थर खा गए, तंग आ गए, हो गए थे, है ना। ये देखिए 1857 ईस्वी में भारत है, भारत की वर्तमान बाहरी सीमा ये है ना, अभी फिलहाल ठीक है। कश्मीर है, पेशावर है, पंजाब, ये नेपाल, ये बाहरी सीमा है, ये काबुल ये जो दिख रहा है ये बाहरी सीमा। अंग्रेजी क्षेत्र क्या थे जिसपे लाइनिंग लगी, ये वाले एरिया जो थे ये पूरे अंग्रेजी थे, और ये जो व्हाइटिश है, ये जो पूरा व्हाइट कलर का है, ये सारा क्या है आपका देसी रियासत थी, देसी राज्य थे। ठीक है, 1857 का के विद्रोह के पूर्व, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके पूर्व अंग्रेजों की नीतियों से पुराने शासक एवं जनता त्रस्त हो गई थी। 1857 के पहले अंग्रेजों की जो नीतियां थी, जो पुराने शासक और जनता थक चुके थे। भारतीय राजाओं से सहायक संधियां की थी। अंग्रेजों ने क्या की? भारतीय राजाओं से सहायक संधियां की, अपनी मर्जी थी, जनता क्या करती थी? उसका पालन अपने हिसाब से करती थी। राजाओं में डलहौजी की विलय नीति के प्रति बड़ा असंतोष था। जो राजा थे, जो डलहौजी ने जो विलय नीति, हड़प नीति लगाई थी ना, उससे बड़ा प्रमुख राज्य थे, इनको असंतोष, इनके संतोष के प्रमुख थे। झांसी के मृत को डलहौजी उत्तराधिकारी नहीं माना। हमने बताया दत्तक नियम था कि जिसके भी राजा के दत्तक पुत्र होंगे उसको राजा नहीं मानेंगे और अपने क्षेत्र में कब्जा कर लेंगे। और 1853 में झांसी को अपने राज्य में अंग्रेजों ने मिला लिया। दूसरा था 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके दत्तक पुत्र नानाजी साहब पेशवा को मिलने वाली जो पेंशन थी वो भी अंग्रेजों ने बंद कर दी। उसके बाद अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उनका कब्जा कर लिया, राज्य छीन लिया। और अंग्रेजों की नई लगान व्यवस्था से जमींदार भूमि स्वामियों की शक्ति समाप्त हो गई। जो नया लगान व्यवस्था लगाया उसमें जमींदारों का पावर और भूमि स्वामियों की पावर ही खत्म हो गई। तो अंग्रेजों की इन नीतियों से शासक, सैनिक, जमींदार, भूस्वामी, कारीगर आदि सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए, जिसमें से उनमें संतोष की भावना बदलवती हो बलवती होने लगी, है ना, यानी कि और ज्यादा स्ट्रांग होने लगी, धीरे धीरे करके और पावरफुल होने लगी। कि तो किसानों और दस्तकारों की बदतर हालत भी देखिए। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा कि अंग्रेजों की विभिन्न भू राजस्व नीतियों के परिणाम स्वरूप किसानों की हालत पहले से ही खराब थी, है ना। उन्हें साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा था। साहूकार बड़ी कठोरता से कर्ज वसूलते थे और नहीं देने पर उनकी जायदाद और जमीन को हड़प लेते थे, उनको बेच रोजगार हो जा रहे थे। सरकार आम लोगों में कंपनी शासन के प्रति भी असंतोष पनपने लगा। इसके अतिरिक्त कंपनी की पक्षपातपूर्ण, जो उनकी पक्षपातपूर्ण थी चुंगीकर नीति की, अपने सामान्य को चुंगीकर टैक्स हटा देना और यहाँ पे हर बात पे टैक्स लगाना, ठीक है। तो क्या हुआ? भारतीय दस्तकार और शिल्पकार भी बेरोजगार होते गए।
इससे उनमें भी असंतोष की भावना पनपने लगी, तो एक और वर्ग रेडी हो गया जो कि अंग्रेज शासन से त्रस्त हो गया। ठीक है। भारतीय नागरिक एवं सैनिक सेवाओं में उपेक्षा क्या हुई? अंग्रेजों की नीतियों के कारण भारतीयों की कृषि, उद्योग एवं व्यापार की अवनति हुई, उन्नति नहीं हुई, दबने लगे। साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय को अपने ही देश की ऊंची एवं महत्वपूर्ण पदों नौकरियों से वंचित रखा। अपने ही देश में वो ऊंचे पद और ऊंची पद की नौकरियां नहीं कर पा रहे थे, नौकरियां नहीं कर पा रहे थे। तो भारतीयों को न्यायिक, सैनिक एवं नागरिक सेवाओं में केवल छोटे छोटे पद दिए जाते थे। भारतीय रजवाड़े नष्ट हो गए। इससे उन पर आश्रित सैनिक, कर्मचारी, दस्तकार आदि भी बेरोजगार। अब भारतीय रजवाड़े नष्ट हो गए तो जो उनके अंडर में काम कर रहे थे, कर्मचारी, नौकर, जो भी शिल्पकार थे, दस्तकार थे, सैनिक थे, सब बेरोजगार हो गए। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों का विरोध भी चालू हुआ। कंपनी शासकों ने भारतीय समाज में प्रचलित सती प्रथा, बालिका वधू और विरोध में तथा विधवा विवाह के पक्ष में नए कानून बनाए कि जो विधवा लोग हैं वो लोग नई शादी कर सकते हैं, और बालिका वधू यानी बचपनों का विवाह, और सती प्रथा यानी कि किसी का हस्बैंड नहीं है तो उसके साथ उसको जला देना, तो इस प्रथा पे रोक लगाई। ठीक है। इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का विचार, और ये जो सामाजिक विचार एक तरह से बुराई ही थी, तो वर्ग ने दिया, भारत के शिक्षित वर्ग लोगों ने दिया, लेकिन इन कानूनों का समाज के रूढ़िवादी जो वर्ग थे, जो उनके लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने विद्रोह किया। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से रूढ़िवादी चिंता थे। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा था, जिससे रूढ़िवादी लोग थे, लोग थे अपने संस्कारों को पकड़ के लगे थे, वो बहुत टेंशन में थे, चिंतित थे और उनका विरोध किया। इन सब के परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस में अंग्रेजी शासन के प्रति शंका और अविश्वास की भावना बढ़ती गई। ठीक है। अब भारतीय सैनिकों में असंतोष पैदा होने लगा। अंग्रेजी सेना के अधिकांश सैनिक भारतीय किसान परिवार से आए थे, है ना, जितने भी सैनिक थे भारतीय के किसानी परिवार के लोग थे। इनमें बंगाल के सैनिक अपनी वफादारी के लिए प्रसिद्ध थे, जो बंगाल के सैनिक थे बड़े वफादार थे। अंग्रेज सैनिक अधिकारी भारतीय सैनिकों को हेय दृष्टि से देखते थे। जो अंग्रेज सैनिक अधिकारी होते थे, जो भारतीय सैनिक थे, उनको बहुत ही तुच्छ नजर से देखते थे। भारत की ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात 1:5 होता था, 1:5 से अधिक होता था। यानी कि अगर भारत की ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात 1:1 रेशियो से 5 अधिक होता था। ठीक है। सेना में उन्हें अधिक ऊंचा पद नहीं दिया जाता। अगर ब्रिटिश अधिकारी हैं तो एक ही भारत का होता था। गोरे सैनिकों की तुलना में इनका वेतन भी कम होता था। भारतीय सैनिकों को तिलक लगाना, दाढ़ी रखना, पगड़ी बांधना जैसे पारंपरिक कार्यों पर प्रतिबंध था कि तुम ये सारे कार्य भी नहीं कर सकते। उन्हें युद्ध के लिए समुद्र पार कर अन्यत्र भेज दिया जाता था कि चलो जाओ समुद्र पार करके निकलो, जबकि समुद्र पार करना उनके धर्म के विरुद्ध माना जाता था, फिर भी उनसे ये कार्य करवाते थे। इससे भारतीय सेना में भी असंतोष छाने लगा था। 1856 में भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल जो बनी थी, उसमें नए कारतूस प्रयोग के लिए दिए गए, और इन कारतूसों को खोलने के लिए दांतों से काटना पड़ता था, और जो कारतूस थे उसको दांत से ऐसे खींच के खोलना पड़ता था। सैनिकों को आशंका थी कि नए जो कारतूस थे उसमें गाय की या सुअर की चर्बी मिली हुई रहती थी। इस कारण उनको ये चीज पसंद नहीं आई कि अपने दांत से काटे, इससे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस लग रही थी, तो इससे भी उनमें संतोष फैला। असंतोष का दावानल क्या हुआ? 29 मार्च 1857 की बात है, जब कलकत्ता के निकट बैरकपुर की फौजी छावनी में सेना की परेड चल रही थी। 19 मार्च 1857 की बात है, कलकत्ता के निकट बैरकपुर में फौजी छावनी में सेना की परेड चल रही थी। इस समय सेना के सिपाही मंगल पांडे ने जो नए बंदूक थी जिसकी कारतूस में चर्बी लगे हुए थे, बोला मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। अंग्रेजी अधिकारी ह्यूसन ने उसे इन बंदूकों व कारतूसों के प्रयोग करने का आदेश दिया कि करो। मंगल पांडे ने कहा मैं नहीं करूंगा, तो उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे दिएगा कि चलो गिरफ्तार करो। तो गुस्से में आकर मंगल पांडे ने ह्यूसन पर गोली चला दी। उसने पास खड़े अन्य अधिकारियों पर भी गोली चला दी। देश के अन्य सैनिक छावनियों में भी विद्रोह जंगल की आग तरफ फैल गया कि चलो, दावानाल का मतलब यही है कि आग फैल गया हर जगह। ठीक है। तो फलस्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की पूरी भारतीय पलटन ने विद्रोह कर दिया, जितने भी भारतीय विद्रोह कर दिए। उसने जेल में बंद अपने साथियों को छुड़ाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया कि सब चलो निकलो। अपने साथियों को लिए और चले गए। रास्ते में हजारों लोग इन विद्रोहियों के साथ हो गए, और भी हजारों लोग इनके साथ मिल गए। खबर पाकर दिल्ली छावनी के भारतीय सिपाही भी इन सैनिकों के साथ आकर मिल गए। जो दिल्ली छावनी के सिपाही थे, भारत के सिपाही, वो भी इनके साथ आकर मिल गए। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। इनसे कहा गया कि आप नेतृत्व संभालिए, ये बहादुर जफर है और ये तात्या टोपे। ठीक है, संभालने को कहा।
विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? शीघ्र ही विद्रोह की आग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि स्थानों तक फैल गई। सैनिकों द्वारा प्रारंभ किए गए इस विद्रोह में स्थानीय किसान जो थे, कारीगर जो थे, जमींदार थे, राजा थे, आम जनता सब शामिल हो गए। ठीक है। ही विद्रोही से सेना थे, उन्होंने क्या किया? दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया। अपना अधिकार हाथों हुआ। किसके हाथों हुआ? सम्राट बहादुर के हाथों हुआ। किंतु इसका संचालन खाने किया है। इसका संचालन किसने किया? सेना महल जो लखनऊ में थी, वो अवध की बेगम हजरत महल, कानपुर में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तथा में कुंवर सिंह तथा बुंदेलखंड में अहमदुल्ला अहमदुल्ला ने नारायण ने अंग्रेजों के विरुद्ध का विद्रोह किसने किया? हनुमान सिंह ने और वीर नारायण सिंह ने किया। यहाँ विद्रोह का इस लोगों ने भी बड़े पैमाने पर लिया। झांसी की रानी ने अंग्रेजों का बड़ा गति को प्राप्त हो गई। ठीक है। उन्होंने इस प्रकार प्रेरणा थी। के